अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसियम का एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम प्रिपरेशन सेशन नंबर 3 यानी सेमिनार थर्ड सेमिनार आप अटेंड कर रहे हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी के हवाले से। तो ये जो सेशंस हम रख रहे हैं इनका पर्पस क्या है? इन सेशंस का पर्पस ये है कि जिन लोगों की सिलेक्शन हुई है, जो लोग एग्रीकल्चर ऑफिसर बन गए हैं, आप उनके एक्सपीरियंस से सीखो कि उन्होंने कहाँ कहाँ से तैयारी की, कैसे तैयारी की। ठीक है, उनके एक्सपीरियंस से सीखो। ये सेशंस आप लोगों के लिए ही रख रहे हैं। उन्होंने तो जॉब बनना था, बन गए। ठीक है, ये आपके ही फायदे के लिए सेशंस रखे जाते हैं, ताकि आप लोग सीख के इनके एक्सपीरियंस से फायदा उठा के खुद भी तैयारी करो और वो गलतियां ना रिपीट करो। ठीक है, जो पहले लोगों ने की। और जब गलतियां नहीं करोगे तो पहली अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं थर्ड सेमिनार में, ये थर्ड जो सेशन है, जो थर्ड सेमिनार है, उसमें हमारी हमारी जो गेस्ट हैं उनका नाम मिस इकरा नज़ीर है। इकरा नज़ीर मेरी स्टूडेंट भी हैं। और वेलकम इकरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो इकरा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी सिलेक्शन हुई। और माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब मुझे आपका मैसेज मिला था। और अभी कल की बात है, जब आपने मेरा रमज़ान सेशन ज्वाइन किया था, मतलब वो पहला बैच जी था जो सर। आपने ज्वाइन किया था, तो इस तरह ही लगता है जिस तरह कल की बात है। तो इकरा, आप सबसे जी पहले सर आप अपना बिल्कुल। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, ताकि बाकियों को पता चल जाए आपका। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है इकरा नज़ीर। मैं एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की स्टूडेंट हूँ। अभी ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है एमएससी का, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। तो मैंने इस दफ़ा अटेम्प्ट किया एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मेरी जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गई। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि जो मेरा एक्सपीरियंस है इस सब ड्यूरेशन में, जिस तरह मैंने तैयारी की, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकूं और आपको अच्छे से बता सकूं। जी सर। इकरा, आपने 8वें सेमेस्टर में, बल्कि मेरे ख्याल से जब मैंने एग्री जॉब्स ग्रुप बनाया था तब आप 7वें सेमेस्टर में थी, आपने शायद तभी ज्वाइन कर लिया था। तो आपने एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी कैसे स्टार्ट की? मतलब एक तो जॉब एडवर्टाइजमेंट आई ना, इससे पहले भी हाँ जी आपने सर। कुछ पढ़ा? एडवर्टाइजमेंट आने से पहले भी आपने कुछ पढ़ा? और अपना जरा जर्नी बताइएगा तैयारी का, कंप्लीट तैयारी का जर्नी बताइएगा, पीपीएससी का, बाकी जॉब्स का भी बताइएगा कि आपने किस तरह तैयारी स्टार्ट की। सर सबसे पहले जब अभी इसकी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आई थी, तो मैंने आपका सबसे पहला सेशन ज्वाइन किया था जनरल नॉलेज के लिए। तब अभी इन जॉब्स का नहीं पता था, क्योंकि हमारी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई थी, तब अभी 7th सेमेस्टर था। तब जॉब्स आई थी हमारे 8th सेमेस्टर में, लेकिन वो हमारे लिए नहीं थी क्योंकि हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं थी। तो मैंने जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन के लिए, ताकि किसी और जॉब में भी अप्लाई कर सकूं, मैंने आपका बैच ज्वाइन किया था। तो तब से स्टार्ट किया। फिर बाद में जब ये जॉब्स आई, तब आपने जो स्टार्ट किया था, सेशन स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर ऑफिसर प्रिपरेशन सेशन, तो वो ज्वाइन किया, कुछ खुद तैयारी की। और फिर इस तरह अब तक आप आपके भी डिफरेंट टेस्ट सेशन जो थे वो ज्वाइन किए। तो अब आके जो सारा अटेम्प्ट की चीजें, इसमें जो रीडिंग मटेरियल था वो तो बेसिक एग्रीकल्चर की बुक थी, एक आपने शेयर की थी, एक खुद जाके ली। और इसके अलावा डिफरेंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज थी डिफरेंट क्रॉप्स की। तो उन जो एग्रीकल्चर पोर्शन था वो तो सारा ऐसे ही कवर किया, एक बेसिक एग्रीकल्चर की बुक से, और एक जो डिफरेंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज एंड डिफरेंट क्रॉप्स की वहां से। और जो जनरल नॉलेज का पोर्शन था वो आपका जो कुछ पहला मैंने सेशन ज्वाइन किया हुआ था, फिर आपने जो टेस्ट सेशन रखे सारे, तो उनसे जनरल नॉलेज की तैयारी हुई। इस तरह फिर टेस्ट भी दिया, फिर दोबारा इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करके फिर इंटरव्यू भी दिया, और बस आज फिर सिलेक्शन हो गई। अच्छा इकरा,
आपने जब अप्लाई किया तो ये एमफिल की बेस पे अप्लाई होता है या बीएससी ऑनर्स की बेस पे अप्लाई होता है एग्रीकल्चर ऑफिसर में? सर बेसिक तो इसकी रिक्वायरमेंट बीएससी ऑनर्स ही है। तो आपका एमफिल हो या पीएचडी हो, ये फिर एक्स्ट्रा चीजें हैं, लेकिन बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट बीएससी। मैंने भी बीएससी की बेस पे ही किया था, क्योंकि एमएससी तो अभी चल रही थी। तो ये बीएससी की ही बेस पे होता है। आपकी तो अभी एमफिल भी नहीं हुई, तो किसी ने ये नहीं जी कहा सर अभी। आपको कि आपकी तो एमफिल भी नहीं हुई, तो आपको क्यों रखें? क्योंकि वहां पे तो पीएचडी वाले भी आए होते हैं, वो भी लोग आए होते हैं जिनकी एमफिल हुई होती है, काफी बाबे आए होते हैं। तो आप तो यंग सी हैं, आपकी तो माशाल्लाह भी एमफिल भी नहीं हुई। तो आपको किस, मतलब आपने देखा नहीं, मतलब एक मिथ बनी हुई है, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और वो मुझे यही कहते हैं उन्होंने तो एमफिल वालों को रखना है। तो आप जरा बताएं अपना एक्सपीरियंस कि आपकी क्या एमफिल हुई है। सर ये बिल्कुल गलत मिथ है। वो तो इवन आपके एमफिल की डिग्री भी नहीं देखते। वो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं सिर्फ, जब एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपकी बीएससी की डिग्री लेते हैं, या मैट्रिक की या इंटरमीडिएट की, बस, क्योंकि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट ही बीएससी है। तो वो ये नहीं देखते कि अगला बंदा एमफिल के किस सेमेस्टर में है या पीएचडी के किस सेमेस्टर में है। वो एक स्टैंडर्ड इंटरव्यू लेते हैं ताकि उसको हर लेवल का बंदा जो है वो अटेम्प्ट कर सके। ना वो इतना हाई क्लास लेते हैं। हाँ, वो ये देख सकते हैं कि आपकी रिसर्च किस पे है, तो वो उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएससी में हैं तो वो इस चीज को आपको नहीं करते कि अभी तो आपका लेवल छोटा है, ये इस तरह। इवन कि अगर आपने सिर्फ अभी बीएससी अपनी की हो, आपने एमएससी में इनरोलमेंट, आपकी इनरोलमेंट भी ना हुई हो, वो इस चीज को नहीं देखते। उन्होंने आपकी एमएससी की डिग्री भी नहीं देखनी। वो अपने हिसाब से, अपने मेजर के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप उनको सही अटेम्प्ट कर लेते हो, तो डजेंट मैटर कि आपने बीएससी की है या एमएससी की है, आप सिलेक्ट हो जाओगे। वो ये नहीं देखते कि आपने एमएससी की है या पीएचडी के हो, या आपने अभी सिर्फ बीएससी की है। उन्होंने अपने हिसाब से एक स्टैंडर्ड इंटरव्यू लेते हैं। अगर आप कर लेते हो अटेम्प्ट, तो वो ठीक है, वो रख लेते हैं आपको। हमारे ऐसे भी कई जूनियर्स हैं जो मैंने देखे हैं, अभी उनका एमएससी भी पूरी, मतलब वो एमएससी के सेकंड सेमेस्टर में है, मतलब थर्ड में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, तो उनका भी हुआ है क्योंकि उन्होंने अपना अच्छे से अटेम्प्ट किया है। अच्छा इकरा, आपने अप्लाई कर दिया, अब आपने तैयारी जी। स्टार्ट कर दी, टेस्ट आ रहा है। तो जब टेस्ट की जी। तैयारी आप कर रही थी, तो क्या आपके माइंड में ये बातें आती थी कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, मेरी तैयारी इनफ है या नहीं? कोई नेगेटिव थॉट्स आपको आते थे कि मैं रहने देती हूँ, टेस्ट नहीं देती, क्या करना है टेस्ट दे के, ऐसे ही सर फेलियर हो बिल्कुल जाएगा? ऐसा था। ऐसा था, मतलब गवर्नमेंट जॉब के बारे में हमने हमेशा यही सुना है कि यहाँ तो सिफारिशें चलती हैं, यहाँ तो ये सब कुछ होता है, नहीं, एक आम बंदे को नहीं मिल सकती। तो मेरा पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो, अगर ना भी हुई तो एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा। लेकिन ये है कि जब तैयारी की तो एक दफा अच्छे से की, कि मतलब अगर एंड पे खुदा ना खास्ता नहीं भी होता, तो हमें ये गिल्ट ना रह जाए कि हम यहाँ से पढ़ लेते, यहाँ से पढ़ लेते। एक दफा तैयारी कर ली तो अच्छे से कर ली। फिर जब टेस्ट दे के आए तब भी कोई ऐसा इतनी नहीं थी खास उम्मीद, क्योंकि वो हम श्योर नहीं होते कि ये एमसीक्यू हमारा ठीक है या गलत है, और नेगेटिव मार्किंग वाला भी सीन होता है। तो जब टेस्ट में इंटरव्यू के लिए जब शॉर्ट लिस्ट हुए, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। फिर जब इंटरव्यू दे के आए हैं, फिर आपकी डिस्टोर्शन हुई है, ये डिस्टोर्शन हो रही है, आवाज नहीं आपकी आ रही। कोई एक सिंगल भी सिफारिश नहीं थी, सिर्फ अल्लाह ताला के रेफरेंस के अलावा, अल्लाह ताला की सिफारिश के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। तो सिफारिश होना जरूरी नहीं है, आपकी मेहनत जरूरी है, बस आपकी डेडिकेशन जरूरी है। एक दफा अच्छे से मेहनत कर लो, ताकि आपको गिल्ट ना रह जाए कि हमने यहाँ से तैयारी नहीं की थी या हमने यहाँ से तैयारी नहीं की थी। तो नेगेटिव थॉट्स आती हैं, जाहिर बात है। लेकिन ये है कि इनको ओवरकम करके, आप मेहनत करके, तो फिर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा इकरा, आपने टेस्ट में जब आप बैठ गई, तो आपको जी पता है सर। कि आपने भी बताया है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जी सर। स्टूडेंट्स जो हैं वो 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट कर आते हैं। तो आपकी जी क्या सर। स्ट्रेटजी थी एग्जाम में बैठने की? किस तरह आपने पेपर सोल्व किया? कितने अटेम्प्ट किए और कितने मार्क्स आए हैं?
सर एक्चुअली मेरा माइंडसेट, मैं तब जब तक पूरा पेपर अटेम्प्ट ना कर लूँ, हर बंदे की अपनी एक साइकी होती है, तो इंसान को अपनी साइकी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो मेरी साइकी है कि जब तक मैं पेपर अच्छा पूरा अटेम्प्ट नहीं करके आती, तो मुझे ना वैसे ही एक अच्छी फील नहीं आती। तो मैंने तकरीबन 85 to 90 MCQs अटेम्प्ट किए थे। जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे, कि मुझे जो तुक्का भी नहीं लग सकता था, मैंने वो छोड़े थे। बाकी जिनका मुझे अंदाजा था कि इसका ये आंसर हो सकता है, वो मैं लगा के आई थी। और मेरे टेस्ट में मार्क्स थे 55.75। ये भी डीएम से अपलोड हुई है, तो वो मैंने देखे हैं। जी ठीक है। तो टेस्ट आपने दे दिया, तो टेस्ट देने के बाद आपको पता है जब तक रिजल्ट नहीं आता बंदा बड़ा परेशान होता है। तो माशाल्लाह आपको जब इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू की कॉल आ गई, तो फिर इंटरव्यू के लिए आपने तैयारी किस तरह की? सर इंटरव्यू के लिए भी आपने सेशंस जो रखे थे डिफरेंट उनके साथ, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के साथ, इसके अलावा फिर वो बेसिक एग्रीकल्चर की बुक पढ़ी। और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज टेस्ट में इतने अच्छे से नहीं की थी, तो फिर दोबारा जब इंटरव्यू के लिए तैयारी की, तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज जो हैं हर क्रॉप की, वो बहुत अच्छे से की थी। सबसे ज़्यादा मुझे जो है वो इंस्पायर किया था, आपने एक एग्रीकल्चर ऑफिसर का रखा था सेशन, मुझे अब उनका नाम नहीं याद, लेकिन वो ऐसे नहीं थे कि उन्होंने बड़ा कोई लंबी चौड़ी फहीम तकरीरें जवाब। की थी। शायद में भी। तो मतलब उन्होंने यही कहा था कि मैं भी एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था, मीडियोकर था, कोई बहुत नहीं था टॉपर ना। तो मेरे से भी कुछ एमसीक्यू, कुछ क्वेश्चन के आंसर्स ड्रॉप हुए थे, लेकिन मेरी सिलेक्शन होगी। तो उन्होंने उनसे मेरी सही इंस्पिरेशन हुई थी कि परफेक्ट तो कोई भी नहीं परफॉर्म कर सकता, लेकिन ये है कि जो भी आप अटेम्प्ट करो वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ करो तो हो जाएगा। तो उनका मैंने सुन के वो काफी प्रेशर रिलीज हुआ दिमाग से, तो फिर जो है वो इसी तरह तैयारी करके तो फिर इंटरव्यू दिया। अच्छा, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई, तो इंटरव्यू दे जब आप देने गई, तो क्या क्या, मतलब डॉक्यूमेंट्स की तो लिस्ट दे देते हैं, तो स्टार्ट से जरा प्रोसेस बताइएगा, सेंटर में एंटर होने से लेके इंटरव्यू रूम के दरवाजे तक जाने तक, और अपनी ड्रेसिंग का भी बताइएगा कि आपकी ड्रेसिंग क्या थी। जी सर, मैं इस हवाले से लड़कियों को खास तौर पे ये कहना चाहूंगी। लड़कों का तो ये होता है ना कि एक अच्छा फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए आपका, कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं, लेकिन एक अच्छा जो आपकी डिसेंट लुक आए, नाइस लुक आए। जब हमने ये सारी तैयारी की थी, तो बहुत सारी फीमेल टीचर्स ऐसी थीं, जो फीमेल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स ऐसी थीं, जिन्होंने हमें बहुत डराया था कि ब्लैक कलर का आप अबाया नहीं पहन के जा सकते, आप ब्लैक कलर का हिजाब नहीं लेके जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा हमें डराया गया था, बल्कि बहुत सारी फेलोज ये भी कहती थी कि अबाया नहीं पहन के जाते, इससे आप इंट्रोवर्ट लगते हो या इस तरह। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप अबाया पहनते हैं, तो आप अबाया ही पहन के जाएं। आप वो कभी भी ना बन के जाएं जो आप नहीं है, जो आप असल में हैं आप वही बन के जाएं। आप अबाया पहनती हैं, आप अबाया पहन के जाएं। आप वेल करती हैं, वेल करके जाएं। मैं अबाया पहनती हूँ, तो मैं अबाया ही पहन के गई थी, और वैसे ही गई थी जैसे मैं नॉर्मल डेज में यूनिवर्सिटी आती हूँ। तो वो यंगस्टर्स नहीं होते जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लेना होता है, वो बड़े मंजे हुए होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड टीचर्स बैठे होते हैं आगे। तो वो ये सारी चीजें नहीं देखते कि इस की ड्रेसिंग का कलर क्या है। हाँ, जो ड्रेसिंग इन्होंने करके जानी थी, उनके लिए ये था कि ज्यादा फ्लोरल प्रिंट्स और ज्यादा शोक प्रिंट्स ना पहन के जाएं, डिसेंट कपड़े पहन के जाएं। तो जो बाया पहनती हैं वो बाया ही पहन के जाएं जब भी जाएं, और जो ड्रेसिंग करती हैं वो डिसेंट ड्रेसिंग करके जाएं। तो इसलिए लड़कियों के लिए स्पेशल है कि इस मामले में जो है वो हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गए थे, तो इस मामले में बिल्कुल भी प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं आप वही बन के जाएं, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं आप वैसे जाएं। आप अबाया में कंफर्टेबल हैं, आप अबाया पहन के जाएं। आप ड्रेसिंग में कंफर्टेबल हैं, आप ड्रेसिंग करके जाएं। बस एक डिसेंट लुक हो। अब वो हमें एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सबको पता होता है कि इंटरव्यू में हम लोग ज्यादा चमक दमक वाले कपड़े नहीं पहन सकते, तो जो भी डिसेंट लुक हो हमें वो पहन के जानी चाहिए। इसके बाद उधर सेंटर में जाके वो आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं सारे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो जो कॉपीज कही होती हैं जिस जिस डॉक्यूमेंट की, वो सारी उन्होंने कलेक्ट कर लेनी होती है। फिर आपने वेट करना होता है कि आपकी बारी कब आएगी, और वो बुलाते हैं सबको बारी बारी। तो वहाँ जब इंटरव्यू लेते हैं, तो वो सिर्फ आपका जो तो आपकी एकेडमिक
परफॉर्मेंस है वो तो उन्होंने आपकी सीजीपीए या आपके सारे पिछले मार्क्स देख के जो है वो जज कर लेनी होती है, क्योंकि उस टाइम वो आपको बहुत ज्यादा आपका सुन नहीं सकते। तो मेरा जो था, मेरी सीजीपीए थी 3.92, तो इससे थोड़ा सा वो जो चेयरमैन थे, जो पीपीएससी के मेंबर थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट किया था कि आपका जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है। तो मुझे थोड़ा सा उससे भी हिम्मत थोड़ी मिली थी। तो इसके इसके बाद पीपीएससी के जो मेंबर थे, उन्होंने मेरे नाम के अकॉर्डिंग मेरे से क्वेश्चंस किए कि आपका नाम कुरान पाक की किस सूरत में आया है, या इसका मतलब क्या है, या मुझे वो सूरत सुनाएं। तो ये सारे क्वेश्चंस, वो जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं सारे। फिर हमारी दफा पैनल में एक बंदा एंटोमोलॉजिस्ट था और एक सोइल साइंटिस्ट थे, सर अनवारुल हक, हमारे यूएफ से ही थे वो। एंटोमोलॉजिस्ट जो थे वो पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से थे, उनका नहीं पता। तो जो एंटोमोलॉजी वाले थे, उन्होंने मुझसे मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे, और उन्होंने अपने एंटोमोलॉजी से रिलेटेड पूछे। जो सॉइल साइंस वाले थे, उन्होंने अपने मेजर के हिसाब से पूछे, सॉइल साइंस से रिलेटेड पूछे, कुछ मेरे पीबीजी से रिलेटेड पूछे। तो उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए। मेरे तकरीबन हर जो थे उधर, हर पर्सन जो बैठा हुआ था, उन्होंने 4 से 5 या 6 क्वेश्चंस पूछे थे हर पर्सन ने। उसमें से मेरा कोई एक दो क्वेश्चन ड्रॉप भी हुआ था, मतलब कि चेयरमैन सर ने पूछा था, 4 5 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, एक क्वेश्चन वहां से ड्रॉप हुआ। एक क्वेश्चन जो इधर बैठे थे एंटोमोलॉजिस्ट, उनका ड्रॉप हुआ। एक दो क्वेश्चन जो थे वो उनका ड्रॉप हुआ, जो सॉइल साइंटिस्ट थे। तो लेकिन मैंने जो मुझे आता था वो मैंने अटेम्प्ट किया, जो मुझे नहीं आता था मैंने गलत सुनाने की बजाय या मैंने तुक्का लगाने की बजाय मैंने सिंपल उनको सॉरी कह दिया। तो बस इस तरह इंटरव्यू हुआ, और एंड पे उन्होंने कहा थैंक यू। तो फिर मैं आगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू होता है, ये स्टैंडर्ड टाइम जो होता है। आपका सेंटर फैसलाबाद ही था इंटरव्यू जी का? सर, जी सर, फैसलाबाद अच्छा, तो था। आपको याद है कि एंटो वाले सर ने क्या क्वेश्चंस पूछे थे और सोइल साइंस वाले सर ने आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे थे? जी सर, एंटो वाले सर ने पूछा था कि अब मेरी सर्च का पूछा था किस पे है, तो मैंने वीट पे बताया कि मेरी वीट पे है। फिर सर ने पूछा कि वीट को मतलब कितने पानी चाहिए होते हैं, इरिगेशन कितने दफा हम देते हैं, और किस किस स्टेज पे देते हैं, कौन सी स्टेज क्रिटिकल होती है वीट की जिस पे हमने लाजमी उसको फर्टिलाइज करना होता है। इसके अलावा सर ने पूछा था कि हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन सी होती हैं, और सबसे पहले, और 2 क्रॉप्स के नाम, 3 क्रॉप्स के नाम बताएं कि जिनमें वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं जो, और बस बस उन्होंने ये पूछा था। उन्होंने 3 क्रॉप्स के नाम पूछे थे, उनमें से मुझे 2 आए थे, एक का नहीं आया था। जो सोयल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था बायोस्टिमुलेशन क्या होती है, सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होती है। इसके अलावा इसके अलावा और भी थे क्वेश्चंस, 3 4 और भी थे कि फाइटो रेमिडिएशन क्या, अकेली रेमिडिएशन का पूछा, फिर फाइटो रेमिडिएशन पूछा, फाइटो रेमिडिएशन की एग्जांपल्स पूछी क्या क्या होती हैं। तो मुझे इसमें से बायोस्टिमुलेशन वाला नहीं पता था, तो मैंने उनको सिंपली कह दिया कि सर ये मुझे नहीं आता। अच्छा, आपने जब पेपर अटेम्प्ट किया तो क्या जीके के जो 20 सवाल होते हैं वो क्या इम्पोर्टेंट होते हैं इंटरव्यू के क्वालिफाई करने के लिए, या वो 20 नंबर छोड़ देने चाहिए? आपका क्या एक्सपीरियंस है? टेस्ट आपने दिया है कि 80 अगर मार्क्स की ही तैयारी कर ली जाए तो इनफ है, या वो 20 नंबर भी इम्पोर्टेंट हैं जीके वाले? सर जरूरी नहीं कि अगर आप सिर्फ 80% करते हैं तो आपको 80% का सारा ही पोर्शन आए। वहाँ जो 80% पोर्शन आता है हमारे टेस्ट में, जरूरी नहीं है कि हमें, अगर हमने सिर्फ उसी की तैयारी करके जाएंगे तो मे बी कि हमें उसमें से हाफ आता हो, हाफ पोर्शन ना आता हो। तो जीके भी बहुत जरूरी है तैयारी करना, क्योंकि 20 से 25 एमसीक्यूज ऐसे थे कि जो जीके के थे, और मेरा ख्याल है कि उनमें से जितने सही हुए होंगे तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया होगा मुझे, क्योंकि जो 80% सब्जेक्ट बेस्ड था, उसमें से मुझे टोटली 80% नहीं आता था। मतलब सारे का सारा 80% मुझे जो टेस्ट था वो नहीं था आता, उसमें से कई गलत हुए होंगे। तो जीके भी लाजमी तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, जो एग्री जॉब्स ग्रुप है, इससे आपको कोई फायदा हुआ आपकी पूरी जर्नी के अंदर? कोई कोई बेनिफिट हुआ आपको? जी सर, बिल्कुल हुआ। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस काफी ऐसे थे
जो पहले सुने हुए थे, पढ़े हुए थे आपसे। इसके अलावा जब आपने ये एग्री ऑफिसर प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, तो बहुत सारे एमसीक्यूज थे जो उनमें से आए थे, जो मुझे याद थे कि ये मैंने अटेम्प्ट, जब आपने टेस्ट लिंक भेजा था, मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया था, तो ये मैंने उधर सॉल्व किया था। तो काफी मुझे हेल्प मिली है इससे। तो इकरा, आप खुद भी स्टूडेंट थी, अभी भी स्टूडेंट हैं, मतलब जी सर। पहले आप इस तरह ऑडियंस की तरह सेशन लेती थी, माशाल्लाह अब आप जी सर। होस्ट हैं। तो थोड़ा सा जी इनको भी मोटिवेट करें, थोड़ा सा इन्हें बताएं, ये जो सुनने से लेके सुनाने तक का सफर है, तो थोड़ा सा इन्हें भी मोटिवेट करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को नहीं इतना मोटिवेट किया जाता, इतना गाइड नहीं किया जाता, कोई डायरेक्शन नहीं बताई जाती। तो आप भी स्टूडेंट, और मुझे याद है 2 महीने पहले आपने मुझे पूछा भी था सिफारिश का, कि सिफारिश होती है नहीं होती। तो थोड़ा जी सा सर, इन्हें मैंने पूछा मोटिवेट था। करें, थोड़ा सा इन्हें जो है ना वो बताएं जरा। सर, हमारे बेसिकली दो बहुत बड़े फेयर्स होते हैं, कि एक तो है कि हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है, दूसरा ये होता है कि हमारे पास सिफारिश नहीं है। तो ये जो इंटेलिजेंस होती है ना, ये ज्यादा हद तक गॉड गिफ्टेड होती है। बाकी जो है वो हम अपने माइंड की एक्सरसाइज करते रहें, हम डिफरेंट कामों में खुद को उलझाए रखें, तो हमारा जो है माइंड फ्रेश रहता है। तो इंटेलिजेंस का ज्यादा होता है कि गॉड गिफ्टेड होती है। इसमें मेन चीज होती है हार्ड वर्क। अगर ज्यादा आप इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन अगर आप में हार्ड वर्किंग की कैपेसिटी है, आप में ये एबिलिटी है कि आप अच्छे से एक कंसिस्टेंसी से काम कर सकते हो, तो आप सिक्योर कर सकते हो जॉब। मुझे भी आज से कुछ देर पहले यही लगता था कि ये तो पता नहीं कौन लोग करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, बड़े भी आसमान से उतरे फरिश्ते होते हैं जिनको मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, सारे हमारे जैसे ही होते हैं। और अगर आपके पास रेफरेंस या सिफारिश नहीं है, तो इसमें भी कोई कोई भी डरने वाली बात नहीं है। रेफरेंस या सिफारिश का होना ना होना अब हमने देख लिया, तकरीबन एक बराबर ही होता है। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करूंगी, मेरी जो और दो फ्रेंड्स और भी हुई हैं सिलेक्ट, आई नो कि उनके पास भी कोई रेफरेंस नहीं था, तो वो भी सिलेक्ट हुई हैं। तो बेसिक बात यह है कि आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हार्ड वर्क करें। एक दफा आपने तैयारी करनी है ना, तो आप अपनी मतलब फुल पोटेंशियल दे दें, कि जब आपको एट द एंड ये ना हो कि मैंने इधर से तैयारी नहीं की या मैं इधर से कवर अप नहीं कर सकी। जब आप तैयारी करें तो एक दफा अच्छे से तैयारी करें, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला से मदद मांगे, नमाज पढ़ें, तो इंशाल्लाह ये जॉब सिक्योर हो जाती है। सिफारिश की भी इसके लिए जरूरत नहीं होती। अगर आपका वाकई सीजीपीए अच्छी है, आपने मेहनत की है, टेस्ट में मार्क्स अच्छे हैं, इंटरव्यू अच्छे से अटेम्प्ट किया है, तो ये जॉब हम जैसे इंसानों को ही मिलती है, ये ऑब्वियसली मिल जाती है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली जरूरत नहीं है कि हमें पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आपने मेहनत की है तो ये आपको जरूर मिलेगी। अच्छा इकरा, आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए? रिटर्न के तो हाँ आपने सर, बता दिए। जस्ट 76 मार्क्स हैं 100 में से। माशाल्लाह। तो जी सर। 76 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, इसीलिए तो आपकी 6 पोजीशन आई है, माशाल्लाह। तो जी सर। किसी और का कोई सवाल है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा इकरा, आपका मेजर पीबीजी है, तो मुझे कल एक स्टूडेंट ने कहा कि पीबीजी रेलिवेंट गवर्नमेंट जॉब्स बता दें। मतलब मैंने उन्हें कहा कि जनरल सीट्स में आप अप्लाई करो, क्योंकि एग्रीकल्चर की सीट्स बहुत कम आती हैं। तो आप थोड़ा सा गाइड करें कि पीबीजी वाले जो हैं, क्या उन्हें जनरल सीट्स में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी सर, करना चाहिए बिल्कुल। पीडीजी के लिए एक तो ये जो आई है एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की, एक ये जॉब्स होती हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर्स की, एआरओज की जॉब आती हैं। वो तो बहुत कम आती हैं, मतलब अगर आती भी हैं तो 18 सीट्स, 18 या 20 सीट्स होती हैं, वो भी एमफिल के बाद। तो हमें जो है, मैंने वैसे अप्लाई तो नहीं किया था, लेकिन जनरल जॉब्स में करना चाहिए अप्लाई, क्योंकि काफी सीट्स आती रहती हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे मेजर से रिलेटेड आए। तो बाकी जनरल जॉब्स में भी करना चाहिए। बाकी पीबीजी वालों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में एक ये एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की हैं, और एक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर्स की हैं। उमैर अली कह रहे हैं कि सर मैंने आज तक कम सीजीपीए वाला स्टूडेंट का नहीं सुना कि वो एग्री ऑफिसर लगा हो। देखें उमैर अली, जो कम
सीजीपीए वाले स्टूडेंट है ना, वो पढ़ते नहीं है। ठीक है। मसला ये है, जब आप रिटन टेस्ट देते हैं तो आपकी सीजीपीए कोई नहीं देखता। आपने अपना टेस्ट खुद क्वालिफाई करना होता है। सीजीपीए तो तब काउंट होती है जब आपका इंटरव्यू हो जाता है। जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो तब आपका एकेडमिक का काउंट होता है, तो सीजीपीए मैटर नहीं करती। जी इकरा, आपकी अ, सीजीपीए कितनी मैटर की थी? सर मैं वैसे ये कहूंगी कि वैसे हर बंदे की अपनी थॉट होती है। आप सीनियर मोस्ट हैं, आपको मेरे से ज्यादा पता है। लेकिन सर मैंने अभी तक, ये सिर्फ ये जॉब की बात नहीं, मैंने अपने एक्सपीरियंस से या मैंने जहाँ कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई किया है, सर मैंने ये चीज देखी है कि सीजीपीए मैटर करती है। सर ये यूनिवर्सिटी के जो 4 साल होते हैं ये हमारे लिए बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े फ्री होते हैं, हमें मतलब बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होता पढ़ाई का। लेकिन सर यही 4 साल होते हैं कि हम खुद को कुछ बना जाएं या ये टाइम जाया कर दें। तो अगर हमारे टीचर्स भी मोस्टली हमें यही कहते थे कि सीजीपीए मैटर नहीं करती। और मैंने यही देखा है कि जो टीचर्स कहते थे उनकी खुद की 3.99 या 4/4 ही होती थी। तो जब तो रिटर्न टेस्ट देते हैं तब तो ऑब्वियसली वो आपका नॉलेज चेक करते हैं, आपने कितना पढ़ा है। वो तो तब तो बाकी में सीजीपीए मैटर नहीं करती। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स देख रहे होते हैं। तो वो जो मार्क्स लगाते हैं वो बहुत उसका हिस्सा होता है आपकी सीजीपीए पे भी। और जो आप उस वक्त बोल रहे होते हो, सर अगर किसी बंदे की सीजीपीए ज्यादा है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कम पता होगा बनिस्बत उसके के जिसकी सीजीपीए कम है, क्योंकि जिसने सीजीपीए ले ली है उसने कुछ पढ़ के ही ली है ना। तो सीजीपीए मैटर करती है काफी हद तक। तो सीजीपीए भी जो है वो अच्छी मेंटेन रखना जरूरी होता है किसी भी जॉब को सिक्योर करने के लिए। अब जो समिया बिशारत आपने इंटरव्यू उनका भी लिया, इसी तरह सेमिनार हुआ, वो हमारे बैच की टॉपर है बीएससी की अभी तक, जो हमें अंदाजा हुआ है। अगर किसी और सब कैंपस से कोई ना निकल आए तो देखें उसकी 4/4 थी और उसकी यहाँ भी टॉपर है। तो सर ये होता है कि सीजीपीए काफी हद तक मैटर करती है। जी ठीक है इकरा। हफ्सा का सवाल आया है। सर मुझे पूछना था कि एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए किन किन बुक से तैयारी करनी चाहिए। जी इकरा, किन किन बुक से तैयारी करनी चाहिए? मैंने तो बेसिकली जो बेसिक एग्रीकल्चर की बुक है उसके ऑथर्स हैं मोहम्मद रमजान शफीक और डॉक्टर शौकत अली, एग्रीकल्चर के ही हैं, तो उस बुक से की थी। और साथ में जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज आती हैं उससे की थी। और मेरा फातिमा का ख्याल है कि वो इनफ जी होती जी हैं। इकरा, बताएं आप। जी सर, वो मैं कह रही थी कि मेरा ख्याल है कि वो इनफ होती है, क्योंकि अगर कोई और भी किसी के पास मतलब और भी पढ़ सकता है तो वो लाजमी पढ़े। लेकिन मैंने इस बुक से की थी, इसमें डेफिनेशंस भी काफी ज्यादा होती हैं और एमसीक्यूज भी काफी ज्यादा होते हैं। तो बेसिक बेसिक चीजें ना कवर हो गई थी ऑलमोस्ट। फातिमा फातिमा का सवाल आया है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कौन सी बुक से तैयार की थी? तो इकरा, कौन सी किताब से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज तैयार की थी आपने? सर ये बुक में तो नहीं होती, ये तो हर साल आती हैं। हर साल के लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। शायद ये किसी वेबसाइट पे होती हैं, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये तो जिस तरह 2023 to 2024 के लिए आती है, मतलब ये तो हर साल आती है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज होती हैं। जी ठीक है। तो जवेरिया का सवाल आया, सीजीपीए कितना होना चाहिए? जितना मतलब आप रख कर सकते हो। मेरा तो 3.92 था। अ, लेकिन कोई और भी होंगे जिसकी इससे कम होगी और वो सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जितना आप मैक्सिमम ले सको। और यूनिवर्सिटी लाइफ में हम लोगों पे और कोई इतनी जिम्मेदारी होती नहीं है, तो बेसिकली हमने पढ़ना ही होता है। तो जितनी आप मैक्सिमम अटेन कर सको तो करनी चाहिए। फातिमा का सवाल आया है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर से कवर हो गए थे? सर ये हमें पता नहीं होता कि अगला पैनल उनका मेजर कौन सा है, या वो कब कैसा क्वेश्चन पूछ लें। तो जो सोइल साइंस के
थे वो तो वही, क्योंकि वो उन्होंने ज्यादा सॉइल साइंस से रिलेटेड पूछे थे, तो वो 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो उस बुक में थे। और जो थे एंटोमोलॉजिस्ट ने मुझसे पूछे थे, वो तो जनरल थे, वो मेरी रिसर्च से रिलेटेड थे। तो अगर वो वो क्वेश्चंस नहीं भी होते तो उनसे मिलते जुलते होते हैं, तो अगर हमने वहां से तैयारी की हो तो हमारे जहन में उनके आंसर्स आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आया है इश्बा खान का। और प्रेप प्रेप को या प्रिपरेशन को मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? मैं वैसे अपने एक्सपीरियंस से ये कहूंगी कि अगर किसी ने पीएचडी नहीं करनी और उसका गोल वाकई में ये जॉब है, तो आप जब भी आपका मेजर सिलेक्ट हो जाए तभी साथ साथ आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि एंड पे आप, वैसे मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तभी स्टार्ट की थी जब इसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी। लेकिन वो ये हो गया था कि प्रेशर बहुत बिल्ड हो गया था, और मेरे से एक मेजर मिस्टेक ये हुई थी कि जब टेस्ट देना था तब मैंने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज तैयार नहीं की थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो बाय लक ऐसा हुआ कि पेपर ऐसा आया कि जिसमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं थे, जबकि पहले आते होते हैं क्वेश्चंस। तो ये तो बाय लक बाज़ ऐसा हो जाता है कि जो आप तैयारी नहीं करके जाते वो नहीं आता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही होता है कि जिसकी आपने तैयारी नहीं की होती वो आ जाता है। तो इसलिए तैयारी जो है वो काफी पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें जो है वो कवर कर लो। तो जैसे ही आप अपना मेजर चूज कर लो, उसके बाद एक सेमेस्टर के बाद आप जो है वो स्टार्ट कर दो तैयारी। तो जब भी फिर जॉब्स आए आप पे इतना प्रेशर ना बिल्ड हो, आप चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सको और फिर अच्छा परफॉर्म कर सको। अगला सवाल आया है, इस रीडिंग ज़राअतनामा मैटर इन करंट एग्रीकल्चर सिचुएशंस क्वेश्चन और इन मॉडर्न एग्रीकल्चर मूवमेंट्स? तो इकरा, आपने ज़राअतनामा को कितना कंसल्ट किया था? सर मैंने ज़राअतनामा को एज सच नहीं पढ़ा था, पेपर के लिए तो नहीं पढ़ा था। वैसे भी इतना ज्यादा मैंने उस पे फोकस नहीं किया था। जी ठीक है। किसी और का, अच्छा, फातिमा का सवाल आया है, फर्स्ट 4 सेमेस्टर के नोट्स कवर किए थे आपने एंड आल्सो ज़राअतनामा? नहीं सर, फर्स्ट 4 के नहीं किए थे, वो जो बेसिक एग्रीकल्चर की बुक है उसमें सारे मेजर्स की बेसिक बेसिक चीजें उन्होंने दी हुई हैं। तो क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि पेपर पैटर्न क्या होगा, किस तरह का होगा। वो किसी स्पेसिफिकली किसी मेजर से रिलेटेड पेपर नहीं होता, वो इस तरह का पेपर होता है कि वो एग्रोनॉमी वालों ने भी वो चीज़ पढ़ी होती है, वो पीबीजी वालों ने भी वो चीज़ पढ़ी होती है, पीपी वालों ने भी। वो इस तरह की चीजें पेपर में आती हैं, जनरल क्वेश्चंस आते हैं। जी ठीक है। पीपीएससी के लिए बेस्ट बुक, आयशा का सवाल है, पीपीएससी के लिए बेस्ट बुक। सर मैंने तो यही जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए तो यही पढ़ी थी, बेसिक एग्रीकल्चर की। जी ठीक है। किसी और का कोई सवाल, कोई और कुछ पूछना चाहे? अच्छा, जिनकी कम सीजीपी है वो परेशान ना होना, दिल ना छोटा करना कि हमारी तो सीजीपीए कम है तो हमारा कोई चांस नहीं है। तो आप लोग परेशान ना होना, आप लोग रिटर्न के अंदर अच्छा परफॉर्म कर लेना। ठीक है, रिटर्न टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करना, हो जाएगा आप लोगों का भी। लेकिन सर 3.7 सीजीपीए चल सकती है? इशबा इशबा कह रही है 3.7, तो इकरा बताएं 3.7 चल जाएगी? बिल्कुल मतलब सिर्फ ये सीजीपीए पे डिपेंड नहीं करता, आपके रिटर्न के मार्क्स भी आने हैं, आपके इंटरव्यू के मार्क्स भी आने हैं। मैंने सीजीपीए की बात आप लोगों को प्रेशराइज करने के लिए नहीं कही। मैंने जो चीजें देखी हैं, मैंने जो डिफरेंट जगहों पे अप्लाई कर करके मैं वैसे आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल दूं। यही समिया बिशारत मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो हम लोगों ने ये जो सीजीपीए के लिए परेशान हो रहे हैं, मैं सिर्फ मैंने ये बात किस वजह से कही है मैं आपको उसकी रीजन बताने लगी हूँ।
हम लोगों ने अप्लाई किया था, एंग्रो में आई थी इंटर्नशिप के लिए। 2021 में इंटर्नशिप के लिए जॉब पोस्ट आई थी। तो मैंने, सम्या ने और हमारी एक और दोस्त है, हम तीनों ने उसमें अप्लाई किया। हम सब में हाईएस्ट सीजीपीए थी सम्या की। तो उन्होंने इंटरव्यू भी नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इंटरव्यू कॉल ही सम्या को गई। हालांकि एट दैट टाइम मेरी सीजीपीए भी 3.92 थी, ठीक है, इतनी कम नहीं थी। तो लेकिन सिर्फ उन्होंने उन्होंने कुछ भी वैल्यूएट नहीं किया, मतलब इंटरव्यू से पहले ही उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया ही सम्या को। फिर उस एक्सपीरियंस से मुझे ये फील हुआ कि सीजीपीए होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी सीजीपीए अच्छी नहीं है या आपको अच्छी, मतलब आपकी नज़र में अच्छी नहीं है, तो आप दिल छोड़ के बैठ जाओ। ऐसा नहीं है, आप उस पर वर्क करें, आप उसको इम्प्रूव करें। और जो बाकी चीज़ें हैं, आपका रिटर्न टेस्ट, अगर आपके रिटर्न टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपका जो है वो चीज़ कंपनसेट हो जाती है। इसमें गेम चेंजर जो एक चीज होती है ना, जो बीपीएससी की कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, या जो हमारी एग्रीकल्चर ऑफिसर की है, उसमें गेम चेंजर जो चीज थी वो इंटरव्यू के मार्क्स थे, कि आपने इंटरव्यू कितना अच्छा जो है वो वहां परफॉर्म किया है। वही मैं पहले जो बात कर रही थी, सर ने एक दफा एक सेशन रखा था एक एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ, उन्होंने बताया था कि उनकी सीजीपीए थी 3.2, और वो सिलेक्ट हो गए थे क्योंकि उनका इंटरव्यू अच्छा गया था। उन्होंने कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं किया। मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि अगर आपकी सीजीपीए लो है तो आपकी सिलेक्शन हो नहीं सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है कि वो ये कह के फिर वो पढ़ते ही नहीं है, कि चलो ऐसे ही पास हो जाएंगे तो खैर है, कोई इतना इशू नहीं है। तो मैंने इस वजह से कहा था कि ये बिहेवियर नहीं रखना। सीजीपीए को भी इम्प्रूव करना है और बाकी आपने तैयारी भी अच्छी करनी है, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट होता है वो सीजीपीए, आपका एग्जाम, जो टेस्ट है और इंटरव्यू, वो तीनों को साथ मिला के ही आना है, उसका जो रिजल्ट आना है। तो जिनकी कम सीजीपीए है वो बिल्कुल भी इस चीज को लेके प्रेशराइज ना हो। एट द एंड जो रिजल्ट आता है वो तो तीनों चीजों को इकट्ठा करके ही आता है, लेकिन ये है कि आप जो है वो सीजीपीए पे वर्क करें और उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। 2.5 सीजीपीए वाला अप्लाई कर सकता है एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। आप लोगों का काम है मेहनत करना, ठीक है। वो आप लोगों ने करना है, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अगर आप सही से मेहनत करोगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये सोचना मेरी सीजी पे कम है, मैं अब अप्लाई ना करूं, टेस्ट ना दूं, मेरी तैयारी नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, फलां जो है 2 साल से पढ़ रहा है, मैंने नहीं पढ़ा। अब इकरा वगैरह ने जब टेस्ट दिए तो इनके साथ वो लोग भी थे जो पिछले 8 साल से तैयारी कर रहे थे और दो दो तीन तीन दफा एग्रीकल्चर ऑफिसर का पेपर दे चुके थे। इकरा ऐसे ही है जब आप इंटरव्यू जी देने सर। गई। जी सर, सर वहाँ पीएचडी के स्टूडेंट, मतलब इतने सीनियर स्टूडेंट्स थे पीएचडी के। इवन हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं जो बहुत लायक हैं, जिनकी सीजीपीए बहुत अच्छी है, लेकिन उनका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। ये सारी चीजें होती हैं कि आपने अटेम्प्ट कैसे किया है। कुछ बाय लक भी चीज आ जाती है कि आपकी लक कैसी रही है उस टेस्ट में, कुछ तैयारी पे भी आ जाती है। तो ये नहीं होता कि अगर एक बंदा इतने साल से अटेम्प्ट कर रहा है तो उसका नहीं हुआ तो फिर मेरा कैसे होगा। आपका मामला आपके साथ है, अगले बंदे का अगले बंदे के साथ है। आप मेहनत करो तो आपकी सिलेक्शन जरूर होगी। और सीजीपी वाली बात पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आई एम रियली सॉरी अगर किसी को, जो अगर कोई मेरी बात से डिप्रेस हुआ है तो बिल्कुल भी जो है वो इस बात पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीजीपी वाली बात पे, अगर आपकी सीजीपी 3.7 है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी है। 3 से ऊपर सीजीपी जो है वो अच्छी ही कंसीडर की जाती है। तो आपने तैयारी करनी है अच्छे से तो हो जाता है ये। हम पहले यही समझते थे कि ये गवर्नमेंट जॉब जो है ये एक बहुत ही कोई जादुई चीज है जो हर एक को नहीं मिलती। लेकिन आप मेहनत करते हो, आप साथ साथ अल्लाह ताला से मदद मांगते हो, तो आपको जरूर मिल जाती है। अच्छा, कुछ सवाल मुझे दूसरे अकाउंट पे आए हैं। सर, सोइल साइंस वालों के लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर के अलावा कोई जॉब आती है? जी बिल्कुल आती हैं। सीनियर सॉरी साइंटिस्टिक साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब्स आती हैं। इसके अलावा सॉइल एंड वाटर डिपार्टमेंट है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो सोइल साइंस वालों की डिफरेंट जॉब्स आती हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर के अलावा भी आती हैं। फिर मेरी सीजीपीए। जी सर, जब जी जी, इकरा बोलो।
सर जब हमारी जॉब्स आई हैं ये एग्रीकल्चर ऑफिसर से, तो उससे पहले, उससे थोड़ी देर पहले ही ये सॉइल, स्पेशली एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस वालों के लिए भी आई थी। वो भी 17 ग्रेड की थी, तो जी, वो सॉइल सॉइल साइंस वालों के लिए आती सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर की आई थी। हैं। सॉइल जी सर। कंजर्वेशन ऑफिसर की आई थी। तो सॉइल साइंस वालों की भी अच्छी खासी जॉब्स आती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। फिर मेरी सीजी पे 3.25 है, क्या मैं इसके एलिजिबल हूँ? इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 2.5 सीजी पे है। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना अगर 3.25 है तो। सर कितनी बार टेस्ट दे सकते हैं? देखो पीपीएससी के अंदर ना कोई कहते हैं जी 3 चांस की लिमिट है। लेकिन अगर आप हर टेस्ट में 40-40 नंबर ले लो कम अज कम, लेने तो आपने ज्यादा है, लेकिन चलो टेस्ट बुरा हो गया लेकिन 40 नंबर आ गए, आपका चांस काउंट नहीं होता। ठीक है, आपका चांस तब काउंट होता है जब आपके 40 से कम मार्क्स आते हैं, 39 से, 0 से लेकर 39 तक मार्क्स आए, फिर आपका एक चांस काउंट होता है। तो आपके पास 3 चांस हैं। लेकिन चांस जो है ना वो तब काउंट होता है जब 40 से कम नंबर आते हैं। 40 से ज्यादा नंबर लेते जाओ तो चांस काउंट नहीं होता, जितनी दफा मर्जी एग्रीकल्चर ऑफिसर का टेस्ट देते जाओ। हाफिज उस्मान महमूद का सवाल। सर मैम, एनी सजेशन फॉर ओल्ड ग्रेजुएट्स एंड नो टच विद एग्रीकल्चर फील्ड? इकरा, इसके बारे में क्या कहेंगी कि वो पुराने जो एग्रीकल्चर फील्ड को छोड़ चुके हैं, अब उनका कोई टच नहीं है, उन उनके लिए कोई सजेशन? सर मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई। जिनका एग्रीकल्चर फील्ड नहीं है? जिनका एग्रीकल्चर से कोई टच नहीं है, यानी वो मेरी तरह के बंदे जिन्हें 4 साल हो गई एग्रीकल्चर पढ़े, तो अब वो क्या करें? जिन्हें 4 साल हो गई है एग्रीकल्चर को हाथ लगाए, एग्रीकल्चर का कुछ पढ़े। सर असल में बात यह है कि जो इन टच भी होते हैं ना, उनको भी सारे मेजर की कोई बात नहीं याद रहती। इवन अपने मेजर्स की बहुत सारी बेसिक्स भूल जाती हैं। तो डजेंट मैटर कि आप 4 साल पुराने हो, आप तैयारी करो। जो फ्रेश भी होते हैं ना, उनको भी इतनी बातें, हम लोग रट्टा मार लोग हैं ज्यादातर, तो हमें जो है वो बातें वैसे भी याद नहीं रहती जो फ्रेश भी हैं। तो ये तैयारी पे होता है, अगर आप तैयारी करते हो तो आपका हो जाता है। जी ठीक है। फातिमा का सवाल है, सर इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के बाद अगर इंटरव्यू पास ना हो तो भी चांस काउंट होता है या नहीं होता? जी बिल्कुल, इंटरव्यू में 50 से कम मार्क्स आए तो फिर आपका चांस काउंट हो जाता है। लेकिन जो बच्चा इतनी मेहनत करके इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करता है, वो 50 ले ही लेता है इंटरव्यू में, अनलेस के वो इंटरव्यू के अंदर बोले ही कुछ ना। ठीक है, तो वो इंटरव्यू में या तो लड़के आ जाए तो फिर फेल होगा, या कोई एंटी स्टेट बात कर रहा है रियासत के कोई खिलाफ, किसी इदारे के खिलाफ, ठीक है, या बोले ही ना। मैम अच्छा, इसमें इंग्लिश मैथ्स के पोर्शन भी रिक्वायर्ड हैं क्या? जी, जनरल नॉलेज के 20 सवाल आने हैं। रिदा जुबैर का सवाल है, फूड टेक्नोलॉजी वाले भी क्या एग्रीकल्चर ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हैं? रिदा जुबैर, जिन जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी ऑनर्स एग्री साइंसेज में एडमिशन लिया और 5वें सेमेस्टर में मेजर फूड साइंस टेक्नोलॉजी रखा, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फहीम जवाद मेरे बैचमेट भी थे, वो 2020 में एग्रीकल्चर ऑफिसर बने। तो वो फूड साइंस से थे, पिछली दफा भी बड़े फूड साइंस से बने हैं, इस दफा भी बने होंगे। तो फूड साइंस वाले भी हैं। लेकिन जिन्होंने 4 साल फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री की है, जिन्होंने 8 सेमेस्टर जो फूड साइंस पढ़ा है, वो एलिजिबल नहीं है। वो बच्चे जिन्होंने बीएस एग्री साइंसेज में एडमिशन लिया और 5वें सेमेस्टर में रखा मेजर सब्जेक्ट फूड साइंस टेक्नोलॉजी, वो एलिजिबल है। सर इस दफा एक स्टूडेंट ऐसी थी जो फूड टेक्नोलॉजी की थी। अ, उन्होंने बीएससी ऑनर्स एग्री साइंसेज के बाद ही फूड टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, और उनका टेस्ट क्लियर हुआ था। और लिस्ट से देखा था तब तो, बल्कि किसी ने लिस्ट से नहीं देखा था, किसी सेमिनार में शायद मुझे पता लगा था। तो उनका टेस्ट क्लियर हो गया था। अब मुझे इतना अंदाजा नहीं है कि उनका इंटरव्यू क्लियर हुआ है या नहीं, बट फूड साइंस वाले भी करते हैं और उनका टेस्ट भी, क्योंकि तैयारी तो हर एक ने एक जैसी करनी है, तो हो जाता है फूड टेक्नोलॉजी वालों का भी। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज, बड़े मजे की आपको बात बताता हूँ। इस दफा मेरे पास ना एक लड़का आया, मतलब मुझे नहीं था पता कि उस लड़के ने बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री की है या एग्री बायोटेक्नोलॉजी की। मुझे यही था कि एग्री बायोटेक्नोलॉजी की होगी। उसने मेरा टेस्ट सेशन ज्वाइन किया, एक एक और उसने एकेडमी ज्वाइन की। मतलब वो लड़के ने ना, वो बायोटेक्नोलॉजी का लड़का था, उसने 4 साल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी, बीएस बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी, एग्री बायोटेक्नोलॉजी नहीं थी। एग्री बायोटेक्नोलॉजी वाला जो एलिजिबल होता है,
अब उस लड़के ने तैयारी की, मुझसे भी पूछता था कि रिटर्न में किस तरह तैयारी, इधर भी टेस्ट सीरीज, कहीं और भी वो ज्वाइन करके बैठा हुआ था। उसने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया, उस लड़के ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया। और मुझे कहता है कि इंटरव्यू की तैयारी करनी है, मैंने उसे अपने इंटरव्यू की तैयारी वाले ग्रुप में ऐड कर दिया। जब जब ये लेटर वगैरह आने थे तब मुझे कहता कि सर क्या बीएस बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबल है एग्रीकल्चर ऑफिसर के? मैंने कहा नहीं एलिजिबल। कहता मेरी तो सर बीएस बायोटेक्नोलॉजी है, तो क्या मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ? मैंने कहा नहीं दे सकते। वो बेचारे ने, यानी वो एग्रीकल्चर का नहीं था, उसने अपनी 8 सेमेस्टर एग्रीकल्चर पढ़ी ही नहीं थी, लेकिन उसने 1.5 महीने के अंदर ऐसी तैयारी की कि उसका टेस्ट क्लियर हो गया, और अच्छी खासी उसने तैयारी की। तो अगर एक नॉन एग्रीकल्चर पर्सन भी महीना 1.5 महीना लगा के अच्छी तरह तैयारी करके टेस्ट क्वालिफाई कर सके, तो आप लोगों को क्या मसला है? आप लोगों ने तो फिर भी चलो जिस तरह भी पढ़ा, कुछ 4 सेमेस्टर सारे मेजर्स तो पढ़े, हल्के फुल्के मेजर्स तो आपकी नजरों से गुजरे, बेशक वन नाइट स्टडी किया, तो ये कुछ इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने बस घबराना नहीं है। तो थैंक यू सो मच इकरा, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। सर मैं फिर एक दफा इन सबसे यही कहूंगी कि मेरी जो मैंने बात की सीजीपी वाली, उससे कोई ना घबराए, कोई भी डिसहार्ट ना हो, क्योंकि हमें भी बहुत लोगों ने डिस्करेज किया था कि ये सिफारिशें होती हैं सारी। तो डिस्करेज होने वाली बात नहीं है। जिस चीज पे आपको लगता है आपको मजीद वर्क करने की जरूरत है, आप उस पर करें और अच्छे से तैयारी करें। एंड पे रिजल्ट आपका सबसे ज्यादा जो है वो टेस्ट और इंटरव्यू पे ही बेस करता है। तो आपने इन दो चीजों की अच्छी खासी तैयारी करनी है। तो टेस्ट में तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो तो रिटर्न होता है। लेकिन इंटरव्यू में आके फिर कुछ लक काम आ जाती है और कुछ जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह जो है वो आपका क्लियर हो जाता है। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट, जो मुझे अपने हवाले से लगती है कि जो मुझे कहनी चाहिए, कि हम सब इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम सब में कोई ना कोई खामी या कमी जरूर होती है। तो मेरा थोड़ा हाइट का इश्यू है, तो मेरी हाइट थोड़ी छोटी है, मेरी 4'10" हाइट है। तो मुझे इस चीज से भी बड़ा होता था कि पता नहीं इंटरव्यू में मुझे वो इस बेस पे जज ना करें। तो अगर आप में से भी किसी की कोई भी ऐसी है, आप में थोड़ी सी आपको लगता है कि थोड़ी खामी है, थोड़ी कमी है, तो अगर आप में कोई इस तरह की फिजिकली है, तो इस बात से खुद को बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं करना। उन्होंने सिर्फ आपको बोलते हुए जज करना है। आपके पास कितना नॉलेज है, आप उसको डिलीवर कैसे कर सकते हैं, वो सिर्फ आपको वो जज करेंगे। बाकी जो आप में कोई भी डिसेबिलिटी है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। तो इस बात पे खुद को कभी भी डिग्रेड नहीं करना, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी इस बात इकरा से, मैं लेकिन आपकी इस बात से जो है ना वो, मतलब मैं एग्री नहीं करता। आपने आधे चाइना को डिसेबल कर दिया पकड़ के, मतलब कि पूरे चाइना को कर दिया। ठीक है, तो ये हाइट वाला मैं नहीं कहता कि ये डिसेबिलिटी है, ये अल्लाह ताला की मर्जी है। 4'10" जी है सर, या 5'10" है। डिसेबिलिटी तो नहीं मैं कह रही, लेकिन मतलब इंसान को लगता है ना कि मेरे में थोड़ा सा ये है, ये चीज। वो तो मे भी वो मुझे इंटरव्यू में वो ये हमारी देख के वो थोड़ा सोसाइटी सा का करें। एक फिनोमिना बना, हमारी सोसाइटी की ये बातें हैं। ठीक है, हमारी सोसाइटी के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपने परेशान हम्म। नहीं होना, ना आपने होना है ना किसी और ने होना है। बेशक किसी की 5'1" है, 5'2" है, वो मैटर नहीं करता। तो आप लोग जो है ना, अगर कोई आपकी बॉडी शेमिंग भी करता है तो आप लोग घबराया ना करें। आपको जिस जात ने बनाया है, उसने कुछ सोच के बनाया है। तो कोई भी बंदा अगर किसी की भी बॉडी शेमिंग करता है, तो आप स्माइल आगे से कर दें। ठीक है, ये अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि अल्लाह ताला ने क्यों इस तरह बनाया। थैंक यू सो अ, मच इकरा। जी सर, मैं ये चीज फील करती थी, तो मैंने इसलिए कहा कि ये चीजें ये आपने वहाँ बिल्कुल ठीक कहा। कोई मान्य ये नहीं और करती। भी लोग फील करते होंगे, मैं आपसे एग्री जी करता सर। हूँ कि लोग फील करते होंगे, और बहुत से लोग। और आजकल हमारी सोसाइटी में यही है कि बॉडी शेमिंग बहुत ज्यादा की जाती है। तो जी ये सर। बहुत ज्यादा की जाती है। जी इकरा, जी सर, ऐसा बिल्कुल है। तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा कि जो ये चीज आपने मैं फील बिल्कुल करती हूँ ठीक बाकी ना आपने करें। बिल्कुल ठीक कहा। तो
लेकिन मैं भी आपको हौसला दे रहा था, तो परेशान ना हो आप। आपने जी सर, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। कहा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच जी सर। इकरा, आपने टाइम दिया। और आपके साथ कल सेशन था, लेकिन वो एमफिल वालों की वजह से आज रखना पड़ा। तो थैंक यू सो मच इकरा। ओके वेलकम जी। सर। थैंक यू, आपके आपका भी, आपकी इतनी गाइडेंस से जो है वो आज इस लेवल पे हैं। अल्लाह ताला आपको भी बहुत कामयाबियां दे, और आप इसी तरह आमीन। सब बच्चों को गाइड करते रहें। लेकिन बच्चे मेरी बात नहीं सुनते अब। बच्चों को मैं कहता हूँ कि सेमिनार लो, तो बच्चे सेमिनार भी नहीं लेते। वो ये सोचते हैं कि पता नहीं मेरा क्या फायदा है अंदर, पता नहीं मुझे कितने को पैसे मिलने हैं इस सब के। तो इकरा, आप आप मुझे ये बताएं, जब ये एग्रीकल्चर ऑफिसर के मैंने सेशन रखे थे, मुझे कितने को कमाई हुई थी इससे? सर आपने तो वो फ्री रखा था, बल्कि जो डिफरेंट आपने सेमिनार्स करवाए थे वो भी, जो तैयारी करवाई थी हमने, वो बिल्कुल फ्री था। तो आपको तो बच्चे उससे कोई समझते फायदा नहीं हैं, हुआ, लेकिन हमें हो गया उससे फायदा, हमने वो अटेंड बच्चे किया, शायद हमें हो गया। समझते हैं कि मुझे पता नहीं कई कानून के खजाने मिलने हैं इससे। चलें जी। ये सेशन रखने का पर्पज इसीलिए यही होता है कि आप लोगों को कोई और बताने वाला तो है नहीं। तो अगर हमें कोई थोड़ा बहुत पता लग गया इधर उधर से, तो हम भी आपको गाइड कर दें। ठीक है। तो थैंक यू सो मच इकरा। ओके, अल्लाह वेलकम हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज़ सर।